चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ 40 क्वेश्चन और आप लोगों के सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए स्टैटिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और बड़े ध्यान से समझना। एक रिवीजन है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के पेपर में, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग पढ़ रहे होंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है। रेंज इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। नहीं, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ बोल रहा है, एकदम मक्कारी वाली बातें कर रहा है ये। रेंज इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। नहीं, दोनों से भी अफेक्ट नहीं होता। रेंज इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। यस, ये बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ एक्सट्रीम सैंपलिंग फंक्चुएशन, देखो एक्सट्रीम क्या होता है, ध्यान से समझना। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ये किसके लिए होती है? रेंज के लिए होती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो ये गई रेंज हमारे पास। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर टी शर्ट विद द होलसेलर बेस्ड ऑन पास्ट सेल्स डाटा। द साइज ही ऑर्डर विल बी डिसाइडेड लुकिंग एट द, भाई सबसे ज्यादा आपने कौन सा साइज लिया था, तो फ्रीक्वेंटली क्या थी सबसे ज्यादा, वो देखी जाती है मोड से रिलेटेड। आगे, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हैव एन एवरेज वेट ऑफ 50 kg। ठीक है भाई, क्लास 10th के बच्चों का एवरेज वेट है 50 किलो। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 49 स्टूडेंट। देखो पूरी क्लास के अंदर 49 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 50 kg। ऐसे लिखना आप लोगों को। कहता है ऑन इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब एक एक्स्ट्रा बंदा और आ गया, प्रिंसिपल को ऐड किया तो नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए? 50 हो गए। तो जो एवरेज वेट है अप हो गया 0.8 kg, मतलब 50.8। डन। यहां से कितना इफेक्ट आ रहा है बेटा? 1 का। यहां से इफेक्ट कितना आ रहा है? 8.8 का। बस छजे छजेगा प्यार करो, बात खत्म। ये बढ़ रहा है प्लस, ये बढ़ रहा है प्लस। 1 इंटू 50 होता है, प्लस 50 इंटू 0.8 50 गुना में, दैट मीन 8/10 तो 40। तो 50 जमा 40, तो जो प्रिंसिपल है उनका जो वेट है वो 90 kg है। फाइंड द वेट ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का वेट कितना आया? 90 kg आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर द एवरेज ऑफ p प्लस क्यू कॉन्जुगेटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज r। ठीक है भाई, p प्लस क्यू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज r। इफ s इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन द न्यू एवरेज विल बी। तो देखो भाई, ये जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दूं, ये न्यू एवरेज आ गई, दिख रहा है हमारे पास। अब वो कह रहा है अगर इसमें मैं s भी जोड़ दूं, कॉमन सी बात है, अगर मैं s भी जोड़ देता हूं तो टोटल इसका 2r है, प्लस में s ले लिया, एक डाटा ये होगा, एक डाटा ये होगा, 2 से डिवाइड करा दिया, r प्लस में s/2 आ गया। द एवरेज वेट ऑफ 40 पीपल इज इंक्रीज बाय 2.4 kg। भाई 40 लोगों का एवरेज वेट 2.4 kg से इंक्रीज हो रहा है। कब? जब एक 73 kg का बंदा रिप्लेस हुआ। 73 kg का पर्सन जो है वो ग्रुप से गया, कोई नया पर्सन आया जिसने पूरे के पूरे ग्रुप का जो वेट है 2.4 से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। दैट मीन जो आने वाला पर्सन है ना बेटा, उसका 2.4 के हिसाब से 40 लोगों पर इफेक्ट पड़ा पूरा। तो डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 24 4 जा 96 आ गया, 6 3 9 9 7 16। तो भैया 169, वाह वो तो तगड़ा पहलवान था यार। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ द होल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलता ही हर बार, जिसपे हम एलिगेशन लगाते हैं। पूरे के पूरे एम्प्लॉइज का एवरेज पर डे है 400। एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स और एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क। ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी है 800, क्लर्क की एवरेज सैलरी है 320 और भैया ये है 400। यहां से आप गैप दोगे 400 लिख दोगे, यहां से आपने गैप दिया 80, रेशो बनाई हमने 1:5। अब वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स 40 है, भाई ये अगर 40 है, 40 गुना 5 का 40 गुना 200, तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्लर्क जो है वो 200 आ गए। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से पढ़ लिया। अगला कहता है एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30। ठीक है भाई, पहले 6 नंबर्स हैं कोई भी, उनका एवरेज जो है 30 है। देखो 1 2 3 4 5 6, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 का एवरेज दे दिया। लास्ट 3, अच्छा तो ये मिक्स हो गया। देखो ये नंबर 2 बार आ गया,
ठीक है, तो फर्स्ट 4 का जो एवरेज है वो 25 है। अगर मैं टोटल देखूंगा 25 इंटू में 4 आ रहा है, एंड द लास्ट 3 का 35 है, और 35 इंटू में 3। अब भैया इनमें ना जो आपका नंबर है ना 4th वो मिक्स है, तो सीधा का सीधा 30 इंटू में 6 माइनस कर दो, आपका आंसर आ रहा है। यहाँ से 100 आ गया, प्लस माइनस में 180 आ गया बेटा, 205 माइनस में 180, यू गेट 25। तो 25 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव। ऑब्वियसली बात है मीडियन, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हो, और मीडियन हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल 2 मीडियन होता है। बता भी देता हूँ, ध्यान से सुनना। डिसाइल 5 भी मीडियन होता है, परसेंटाइल 50 भी हमारा मीडियन होता है। तो कई बार मीडियन की जगह वो ये सब लिख सकते हैं। In study of impact of novel coronavirus in the world, a frequency graph is plotted for A's on the axis and fertilized on the y-axis, which frequency curve is most expected as the output। वो J-shaped curve होता है, बहुत ही बुरी हालत हुई थी। हाँ जी, ये आपको पता ही है, हमें आपको याद भी होगा कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इनटू में अर्थमेटिक मीन अंडर द रूट। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हार्मोनिक मीन इनटू में अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं अर्थमेटिक मीन से इसको डिवाइड करा दूं तो ये हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा। ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। फॉर्मूला याद है आपको? किस किस को? क्या ये होता है? प्लस नहीं होता, प्लस आता ही नहीं। अगर मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो 2 मीन माइनस में 3 मीडियन इक्वल टू मोड, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यही ठीक है, सही है। तो अब मैं चेक भी करा देता हूँ। फॉर्मूला आपको याद भी होगा कि सर ये 3 मीडियन माइनस में 2 मीन विच इक्वल टू मोड होता है, ये होता है मेन फॉर्मूला। ठीक है, क्या इससे ये आता है? देखें बेटा, एलसीएम लूंगा 3 और 3 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 3 मीडियन इक्वल टू 3 मोड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 मीन माइनस में 2 मीडियन। अब 2 मीन को यहां ले जाओ, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, और 3 मोड माइनस 2 मोड मीन्स मोड हो गया। दैट्स इट, बन गई बात भाई, बन गई बात यहाँ तक। ठीक है, चलो अगला। अ स्टूडेंट मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 85 इंस्टेड ऑफ 45। ठीक है भाई, कितने का गैप आ रहा है? 40 का। यहाँ लिखो सीधा, ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द होल क्लास गॉट इंक्रीज बाय 1/4। सीधा नीचे लिख, डायरेक्ट तेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सीधा, पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है। कहता था मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब जानते हो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बता भी देता हूं, समेशन xi माइनस में x मीन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। तो सबसे पहले मीन निकाल दो। 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27 और 3 30, 30 अपॉन में 6 बेटा 5 आ गया। 2 और 5 का डिफरेंस लिखो 3, 6 और 5 का डिफरेंस लिखो 1, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 3 का डिफरेंस 2। दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, 3 2 5 और 6 6 12, 12/6 हमारे पास आंसर आ गया इसका, मीन डेविएशन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, कहता है इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्वार्टाइल डेविएशन 7 दे दिया। आप सभी को पता है क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 चीज़ें हैं, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2 होता है, और एक आपके सामने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का भी आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत होती है। दोनों पे ही क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, दोनों पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है क्वार्टाइल डेविएशन आपको 7 दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द अरेंजिंग सीरीज। अब भाई आपके सामने ये एक अरेंज सीरीज आपको पकड़ा दी।
अरेंज सीरीज आपको पकड़ा दी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखो जब आप यहाँ से क्वार्टाइल 1 निकालोगे, 3 निकालोगे, आपके पास 16 आएगा और ये आपके पास 1 आएगा, डिवाइड बाई 2 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, दैट्स इट। और फॉर्मूले आप लोगों को सभी को पता है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ डेक, द प्रोबेबिलिटी कार्ड बीइंग नाइदर, अच्छा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, नाइदर अ रेड कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोर अ फेस कार्ड, ना तो रेड होना चाहिए और ना ही फेस होनी चाहिए। अब देखो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, उस 12 में 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं, तो 6 घटाना पड़ेगा आपको। तो भाई घटा दो, 26 जमा में 6 बढ़ गए, तो ये आपके पास आ गए 32, टोटल कितने हैं, 52, निकालो भाई आंसर, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बारह नहीं, एक मिनट रुको, 32 नहीं आएगा हमारे पास, नाइदर रेड, कहना क्या चाह रहा है सुनो पहले एक बारी, हाँ जी। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग नाइदर अ रेड कार्ड नोर अ फेस कार्ड। अच्छा देखो हमारे पास टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, वी नो दैट, और जो फेस कार्ड होते हैं ना वो 12 होते हैं। भाई हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से थे बता देता हूँ, किंग होता है, 4 किंग हो गए भाई, 4 क्वीन हो गई और 4 जैक हो गए। ये चीज़ अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि हाँ ये बात यहाँ तक आ गई हमारे पास, ठीक है। अब सॉरी, तो भैया 26 ये है, प्लस में 12 फेस कार्ड, बट जिसमें से 6 फेस तो रेडी हैं, तो वो माइनस करता हूँ, रुको। तो 26 जमा में 6, ये 32 बनते हैं हमारे पास, ये नहीं चाहिए हमें। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 52, 52 में से 32 हमें नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कितने, 20, हमारे फेवरेबल 20 है बेटा, तो 20/52 इज द राइट आंसर। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20 और ये 13, तो 5/13 विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, 5/13 विल बी द राइट आंसर। आगे ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर अ किंग एंड अ क्वीन इफ द कार्ड आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमें क्या पता पहला किंग है या दूसरा है, तो देखो ऑप्शन क्या है भाई, पहला किंग हो गया, दूसरी क्वीन आ गई, भाई ये भी तो हो सकता था कि पहली क्वीन आ गई और दूसरा किंग आ गया, भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के, 1 मिनट 2 मिनट में करता हूं बस, इन पॉसिबिलिटीज के ऊपर अब आपको आंसर देना है भैया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल एकदम तसल्ली से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि किंग कितने होते हैं, 4, अगर किंग आएगा ये, अगर क्वीन आएगी तो विदाउट प्लेसमेंट है ये, क्वीन आएगा 4/52, किंग आएगा 4/51, डेटली 2 बार आ गए भाई, तो 2 बार ही तो लिखना है बस, दैट्स इट। तो ये रहा आंसर। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। इन अ पोकर सेट आर 90 चिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, देन पिक 3 चिप्स एट रैंडम, one after the other without replacement. What is the probability that the number on the chips in the order that he picked them are in decreasing order? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सर कोई बात नहीं, 90 में से कोई भी 3 उठा लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो 90, 89 और देन 80, दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर, ठीक है, 70 नेचुरल नंबर है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको लगभग पिछले कई सालों के पेपर में मिला है।
व्हाट इज द चांस दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 14? तो सीधा 70 लिखो, 5 से डायरेक्ट भाग करोगे 14, 70 लिखो, 14 से डायरेक्ट भाग लिखोगे 5, और 14 और 70 आएगा भाई इसका एलसीएम तो 1। तो टोटल नंबर हमारे पास बनेंगे ये वाले 14 प्लस में 5 माइनस में 1 18, 18/70 मतलब 2 9s और 35, 9/35 will be the right answer. तो the right answer is what? None of this. कहता है if 2 dice are thrown then what is the probability that some of the faces of the dice are square और cube number? या तो जो सम आए ना वो एक स्क्वायर नंबर, अब स्क्वायर नंबर कौन सा होता है ये बताओ, जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 ठीक है, 9 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों। तो आप जानते हो जब 2 डाइस को आप थ्रो करते हो तो जो आउटकम बनते हैं वो सबसे छोटा आउटकम होता है 1,1 और सबसे बड़ा आउटकम होता है 6,6। तो सम बनता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इनमें से स्क्वायर वाला नंबर कौन सा है? 4 है, 9 है। क्यूब वाला नंबर कौन सा है? 8 है। बस कहता है स्क्वायर और क्यूब, भाई या तो स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है यार जो स्क्वायर और क्यूब दोनों हो, ऐसा नहीं है हमारे सामने नंबर, हमने ऐसा सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 4 है, 4 कब आएगा? 1,3 3,1 2,2 4 आ गया। फिर हमारे पास 9 आ रहा है कब बेटा? देखो 3,6 6,3 4,5 और जी 5,4 पे 9 आ गया। और क्यूब नंबर हमारे पास सिर्फ 8 आ रहा है, भाई 8 है, 2 की क्यूब होता है। तो 8 में आप क्या लेके आओगे? 2,6 6,2 3,6 सॉरी 4,4 3,5 5,3 यही आएंगे मेरे ख्याल से, और तो कोई नहीं आएगा 8 पे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आ गए 12 और 36 केसेस बनते हैं, 12 3 36, तो 1/3 विल बी द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ता वो स्क्वायर और क्यूब का मतलब क्या कहना चाहता है। सर वो ये कहना चाहता है जो सम ऑफ द 2 डाइस पे जो नंबर आ रहा है ना वो स्क्वायर का नंबर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जो किन्हीं भी 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने से आता है। क्यूब नंबर ऐसा नंबर जो किन्हीं भी 3 सेम नंबर को मल्टीप्लाई कराने से आता है। तो पूरे के पूरे सम में सिर्फ 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9 एक स्क्वायर नंबर और 8 एक क्यूब नंबर है। डन। तो हमारा आंसर आ गया 1/3। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश एंड दीपक स्पीकिंग ट्रुथ इज 1/4 एंड 3/5। अगर ये दोनों सच बोलते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन ऑफ देम स्पीक ट्रुथ। कहता ज्यादा से ज्यादा दोनों में से कोई एक ही सच बोले। कहने का मतलब होता है एक सच बोलेगा या दोनों में से कोई भी सच ना बोले। तो 1 में से माइनस कर दूं, दोनों ने ही सच बोला है, ये रहा बस। तो 1 माइनस में 20 और ये आ गया 17/20। तो परसेंटेज में दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो बेटा 100 से इंटू कराओ, 20 पंजे 100 17 पंजे 85, तो ये 0.85 आंसर आना चाहिए, ये रहा ये बैठा आंसर। टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एयरप्लेन क्रैशिंग। देखो एयरप्लेन क्रैशिंग एवरी आवर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, और इन द होल वर्ल्ड तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड एक ही पॉइंट पर होता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर स्क्यूनेस जो होता है वो 0 होता है। देर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहता है देर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो आपकी बुक्स में ना आंसर कहीं से कुछ भी दे रखा है, इसमें आंसर दिया हुआ था ऑल द अबव। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट आप सभी लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें स्क्यूनेस 0 होता है। यस सर बिल्कुल होता है। मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, पिछली एक लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हाँ
नेगेटिव स्क्यूड होता है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यहाँ लॉजिक नहीं बनता, तो ये नहीं आती भैया इसकी प्रॉपर्टी में। फॉर अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? 1 होता है, जिसमें मीन 0 होता है। द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में? इफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 14 फाइंड इट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बड़ा प्यारा है, जब इन्फ्लेशन पॉइंट दे रखा हो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे 6 and 14, तो हमारे सामने क्या निकलता है? पहले आप मीन निकाल दो। मीन होता है दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ये 10 आ गया, और इन्फ्लेशन में से आप मीन माइनस कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा 4। दैट्स इट। फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है इवेंट आर इंडिपेंडेंट of each other, average rate event per time period is constant, 2 event can not occur simultaneously। कहता है 2 इवेंट एक साथ साइमल्टेनियसली अकर भी नहीं कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्या आपके हिसाब से सही जवाब है? बिल्कुल है, ऑल ऑफ द अबव। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इन रिग्रेशन एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स नंबर? कहता है ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली, कोई भी आ सकते हैं भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अरे यार, ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ अगले। देखो, अ स्कैटर डायग्राम क्या होता है? जिसमें कोई होता ही नहीं है, कोई कोरिलेशन बनेगा ही नहीं स्कैटर डायग्राम का, कोई लेना देना नहीं है उसका, नो कोरिलेशन है। नेक्स्ट पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर टू कैलकुलेट द वोलेबिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट? सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? ऑल्सो भी नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही वो पॉजिटिव होगा। कोरिलेशन बिटवीन अनरिलेटेड वेरिएबल इज नॉट बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। ये रहा सुपीरियर कोरिलेशन। इफ द रिग्रेशन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और 2 इक्वेशन देकर आपसे मीन पूछ ले, आप पॉइंट उठा लो बस। यहाँ 4 है, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, मतलब 5 - 1 बराबर 4 बहस हो रहा है। 3 गुना में 1 माइनस में 2 इंटू में 1 बराबर 1 आ रहा, तो आपके पास साफ साफ दिखाई दे रहा, पॉइंट आ गया 1,1। दैट्स इट। बहुत सिंपल है यार चीजें। आओ पढ़ो। लास्ट पे इंडेक्स, अच्छा ये ए दे दिया, फिशर को बी दे दिया, ठीक है। मैं जानता हूं जो फिशर भाई साहब है लास्ट और पास्चर का ये होता है। दैट्स इट। फिशर दे रखा है बी, ये भाई साहब ए दे रखे हैं, ये बताना है। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो बी का स्क्वायर अपॉन में ए। Which test should be considered necessarily to verify the consistency while we selected an appropriate index? तो दोनों ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों की हमारे को जरूरत होती है भैया। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स? बताइए किसको सेटिस्फाई करता है सर्कुलर टेस्ट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। क्या लास्ट पे को करता है? नहीं। पास्चर को करता है? नहीं। फिशर को करता है? नहीं। ये सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट और पास्चर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। दैट्स इट। अच्छे से पेपर देना, बड़े ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातों को बिल्कुल माइंड में रख के पेपर देना आप लोगों को। चलिए कर दो बंद। मेरे को समझ ही नहीं आया कौन सा बटन दबाना था।